अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने कॉशी ऑयलर इक्वेशन को डिस्कस करना है। इससे पहले हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का कंसीडर करते थे और जिनके हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स अपीयर हो रहे थे वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स थे जिनके हमने एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस देखे। अब अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसमें जो कोफिशिएंट्स हों वेरिएबल हो जाएं, तब हम जो सॉल्यूशन है वो किस तरह निकालेंगे। अब यहाँ पे जो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की गई है जिसमें आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, तो उस टाइप जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक ख़ास उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करते हुए उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉशी ऑयलर इक्वेशन कहते हैं। अ लीनियर, जैसे अब आप यहाँ देखो, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म where the coefficients a node a n and constants is called Cauchy Euler equation। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, साथ एक वेरिएबल भी आ रहा है ए एन के साथ एक्स एन, ए एन -1 एक्स एन -1 ए सोन ए 1 एक्स। अब अगर आप फर्स्ट टर्म देखो तो आपके पास x की पावर वही आ रही है जो आपके पास डेरिवेटिव का ऑर्डर है। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कॉशी ऑयलर इक्वेशन कहते हैं। सिमिलरली आगे आप देखो तो x की पावर n -1, डेरिवेटिव का ऑर्डर n -1 सोन a1 x और डेरिवेटिव का ऑर्डर फर्स्ट प्लस a नोड ऑफ y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कॉशी ऑयलर इक्वेशन है। The observable characteristic of this type of equation is that degree k equal to n -1 sum of the monomial coefficients x k matches the order k of differentiation। कि आपके पास जो x के ऊपर ऑर्डर आ रहा है और जो डेरिवेटिव के ऊपर आ रहा है वो मैच करने चाहिए। जैसे अगर आप देखो तो ए एन एक्स एन डी एन वाई और एक्स एन, तो ये सेम है, ये भी हमने देखा। We start a discussion with a detailed examination of the forms of general solution of homogeneous second order equation। तो हमने जो यहाँ पे इस टाइप की जो सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन है उसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करते हुए स्टार्ट करें। The solution of higher order differential equation follows analogously। Also we can solve the non-homogeneous equation of this type by variation of parameters। इसको सॉल्व करने के बाद आप जो इस टाइप ये जिसमें आपके पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बन जाती है, राइट साइड में एक फंक्शन अपीयर हो जाता है, तो उसको आप प्रीवियस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। अब अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या करें, इस इक्वेशन के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करें y इक्वल टू एक्स एम। ठीक है, y इक्वल टू एक्स एम सब्स्टिट्यूट करें तो आपको पता है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, दैट इज़ m, और ये x की पावर m -1 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब m इंटू m -1 और एक्स m -2, इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव। अब इसको हमने इस इक्वेशन के अंदर क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब आप इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए एम, फर्स्ट हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव यही आया था ए
तो आपके पास यहाँ क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर और साथ हमारे पास क्या आया था, वाई इक्वल टू एक्स एम का सेकेंड डेरिवेटिव एम इंटू एम -1 और एक्स एम -2। ठीक है, अब यहाँ x की पावर 2 और x की पावर m -2, 2 आपके पास 0 होगी, तो एज अ रिजल्ट आपके पास x की पावर यहाँ पे m आ गई। सही है, प्लस बी एक्स और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था आपके पास y का, m एक्स एम -1, तो x की पावर 1 और m -1 ये आपके पास क्या आ गई, एज अ रिजल्ट x की पावर m आ गई। तो आपके पास ये सेकेंड टर्म आ गई। सिमिलरली सी वाई एक्स एम, अब इस पूरी जो आपके पास इक्वेशन बन रही है इसके अंदर एक्स एम कॉमन आ रहा है, तो उसको आपने कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास इक्वेशन बन गई ये वाली। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 के है, तो इसका मतलब एज अ रिजल्ट हमारे पास ए एम इंटू एम -1 प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई, जिसको हमने प्रीवियसली भी देखा कि हम इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमने ये पहले भी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 जो आपके पास टाइप्स की जो रूट्स हैं वो आ सकती हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। या तो वो आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी, या रियल और इक्वल होंगी, या कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं जब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो। Let m1 and m2 denote the real roots of 1 such that m1 is not equal to m2। ठीक है, और सबसे पहला केस हमने लिया कि जब आपके पास m1 m2 रियल रूट्स है क्वेश्चन 1 की और वो डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब आपके पास y1 x m1 है और y2 x m2, फॉर्म ऑफ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। हैंस आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2, ये हमें पता है c1 y1 प्लस c2 y2 y1 xm1 और y2 xm2। तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन आ गए। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये आता है, ये हमने इसको जब सॉल्व करना है तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की xm, ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव ये, इसको सब्स्टिट्यूट किया इनटू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एज अ रिजल्ट आपके पास जो इक्वेशन ऑब्टेन होती है वो ये है। अब इसमें अगर आपके पास ये 0 हो, ये 0 हो जाता है ना, इक्वल टू 0, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व किया तो आपके पास m1 -1 और m2 4 आ गया। अब जो रूट्स आई हैं वो हमें पता है वो क्या आ रही है, रियल आ रही है और डिस्टिंक्ट आ रही है। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन की फॉर्म हमें मालूम है वो क्या होती है, y इक्वल टू c1 xm1 प्लस c2 xm2। तो ये एज अ रिजल्ट ये हमारे पास सॉल्यूशन है। सेकंड हमारे पास केस है कि जब हमारे पास जो रूट्स हों वो रिपीटेड रूट्स आ रही हों। ठीक है, if the roots of the question are repeated, which means that m1 equal to m2, then we will obtain one solution y equal to xm1। When the roots of the quadratic equation are equal, the discriminant of the coefficients is necessarily 0।
ठीक है। इसका मतलब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले के अंदर डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b²-4ac वो 0 होगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के से रूट आ रही है वो हमारे पास किस टाइप की होगी, m1 = -b -a/2a। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास सेकंड टर्म जो है b -a है। Now we construct a second solution y2 using 5 of section 4.2। तो हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास y1 गिवन हो तो हम y2 को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने वही यूज़ किया है। सबसे पहले हम कॉशियल इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो p(x) हमारे पास क्या है, b/ax। ठीक है, इसका मतलब है इंटेग्रल ऑफ p(x) dx हमारे पास क्या आ गया, b/a log(x). इट मीन्स y2 हमारे पास किसके इक्वल है, y1 इंटेग्रल ऑफ इंटेग्रल ऑफ p(x) dx, ठीक है, डिवाइडेड बाय y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, xm1 y1 का स्क्वायर x2m1 और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव इंटेग्रल p(x) dx जो हमने फाइंड आउट किया ही याद। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया तो नोमिनेटर की टर्म जो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर में चला जाता है। तो ये हमारे पास पावर में चला गया, लॉग एक्सपोनेंशियल इन्वर्स फंक्शन है, कैंसिल हो गया आपके पास, तो x की पावर नेगेटिव b ओवर a आ गई। अब m1 हमारे पास गिवन है b -a/2a है, तो आपके पास ये टर्म आ गई, 2 से कैंसिल हो। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो y2 है वो xm1 log of x है। इसका मतलब है जो जनरल सोल्यूशन है c1 y1 + c2 y2 वो हमारे पास ये आ गया। इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है। आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। अब हमें इसकी जो फॉर्म है उसको देख के पता चल रहा है कि हमारे पास कॉशी ऑलर इक्वेशन है, एक्स की स्क्वायर और आपके पास सेकेंड ऑर्डर सेम आ रहे हैं। हमें सब्स्टिट्यूशन की y = xm, वही प्रोसीजर फॉलो किया, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसकी रूट्स निकाली तो हमारे पास a की रूट आ रही है मल्टीप्लिसिटी 2 की, -1/2 आपके पास जो है वो इसकी रूट आ रही है। इसका मतलब आपके पास जो जनरल सोल्यूशन है इस केस में वो क्या होता है, c1 xm1 + c2 xm1 log of x। तो ये हमारे पास जो है इस केस में इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हमने ये 2 केसेस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो हम हैं नेक्स्ट केस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स जो रूट्स हैं इस केस को स्टडी करना है। जो हमने इस लेक्चर में केसेस देखे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं इस एक्सरसाइज में से, ये प्रॉब्लम 1 to 18 में, तो उनको आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऑड क्वेश्चंस को 1 to 29 इन 2 केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास क्वेश्चंस बने होंगे उनको सॉल्व करना है आपने। जो नेक्स्ट केस है वो हम कल स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई लेक्चर हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो।